हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और हर आर्टिकल में से कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो हमारा एनालिसिस है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी हो या फिर आपका अदर स्टेट पीसीएस हो, उसके जो भी प्री और मेंस के क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम आपको चीज़ें बताएंगे। इसी के साथ जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो भी की पॉइंट्स मेंशन की गई है उन सभी चीज़ों को हम इसमें हाईलाइट कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। कोई भी चीज़ों को हम ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करेंगे जिससे आपके मन में एक डर पैदा हो एग्जाम को लेके। तो चीज़ों को सिंपल रखेंगे, सिंपल तरीके से ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप जब भी चीज़ों को रिवाइज करें, जब भी पढ़े, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई हमसे एडमिशन के ज़रिए जुड़ना चाहता है, हमारे क्लासरूम के ज़रिए पढ़ना चाहता है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। बाकी कोर्स की जो भी डिटेल से हाईलाइट है उसको इसमें मेंशन किया गया है। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है अ केस ऑफ प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एंड इनोवेटिव एजुकेशन, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें क्या बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, प्रैग्मेटिक बनाना है, जो वास्तव समय का जो नीड है उसके हिसाब से, और इनोवेटिव बनाना है। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये किसको रेफर करके आया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, जिसको के कस्तूरीरंगन कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो डिफरेंट तरीके के सजेशन दिए गए थे, लाइक आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर, देन क्लास 5 तक आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना, उसके बाद आपका वोकेशनल एजुकेशन चालू करना फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, देन जो कॉलेज है उसमें कोई रिजिड आपका स्ट्रीम का सेपरेशन ना रखना। तो ये कुछ सजेशंस थी, और इसी के साथ 6% जीडीपी का खर्च करना ऑन एजुकेशन एवरी ईयर। तो अभी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसने रिप्लेस किया 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था, क्योंकि 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था वो आज के जो इनोवेटिव दौर चल रहा है, एआई का, ब्लॉकचेन का, या फिर आप डिफरेंट जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, या फिर जो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, या जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी डिमांड जो है आज के समय पे चेंज हो गई है। तो जो इंडस्ट्री एकेडमिया का एक मिसमैच है उसको फील करना और एजुकेशन में इनोवेशन लाना, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को डेवलप करना, इनोवेटिव वे से चीज़ों को सोचना, ये सभी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करनी है। और अभी तक जो रिफॉर्म लिया गया है वो काफ़ी आपका धीमा है, जिसका गति को बढ़ाना है। रीज़न क्या है कि आज के समय पे अगर देखें तो इंडिया में हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है वर्ल्ड में, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री के कंपैरिजन में। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि आपकी जो यंग पॉपुलेशन है उसकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 65% पॉपुलेशन इंडिया की बिलो एज ऑफ 35 है। तो इसके लिए क्या है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना ज़रूरी है, जिससे क्या बनाया जा सकेगा, ह्यूमन रिसोर्स। और उस ह्यूमन रिसोर्स को हम काम में लगा के हमारे एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्री, हमारा सर्विसेज सेक्टर को हम डेवलप कर सकते हैं, और ह्यूमन क्वालिटी एज वेल एज आपके नेशन का क्वालिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं। तो उसी के बारे में सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो आज के समय पे देखें तो हमारे एजुकेशन में जो सिस्टम है उसमें इनोवेशन बहुत कम है। एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जो एजुकेटेड है उनका एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, लेस देन 50% है। मतलब 100 अगर ग्रेजुएट होते हैं तो उससे 50 से भी कम आपके एम्प्लॉयबल है, जो रिक्वायर्ड स्किल है वो उनके पास नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें फोस्टर करना है रिसर्च को, ग्लोबल जो कंपटीशन है उसके साथ मैच करना है, मल्टी ओरिएंटेड कैरियर पाथ हमें देखना है, सिर्फ कि आपने सिर्फ एक स्किल लिया या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ा, वैसे नहीं। तो इसीलिए अभी क्या है, रिजिड सेपरेशन ऑफ आपका स्ट्रीम नहीं है, आर्ट साइंस कॉमर्स करके, कि आप आफ्टर 10th
आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। उससे क्या है, आपका जो इनोवेटिवनेस है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन है। तो आप अगर बीच में भी कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको उसमें लॉस नहीं होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और कंप्लीट करेंगे तो डिग्री मिलेगा। तो कैरियर में क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। फिर इंटर्नशिप देना, रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर देना, ये सभी जरूरी रहेंगी। इसीलिए आपका ANRF एक्ट 2023 लाया गया है, जिसके तहत क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो आर्किटेक्चर है उसको और डेवलप किया जाना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ओके, वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखें 2025 में तो 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज आती है टॉप 500 में। तो ये बहुत कम है ये नंबर, इसको बढ़ाना और जरूरी रहेगा। फिर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रैंक है, तो अभी ये कौन पब्लिश करता है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बाय वीपो। तो इसमें कितना हमारा रैंक है, 39th रैंक है। तो इसमें हमने बहुत ज्यादा आपकी रैंकिंग में सुधार लाया है। इसको और भी आगे लाना है, क्योंकि हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं वर्ल्ड के। तो हमारे इनोवेशन का जो रैंकिंग है वो भी टॉप 5 के अंदर होना चाहिए। जितना इनोवेशन रहेगा, जितना R&D रहेगा, जितना रिसर्च रहेगा, जितनी ज्यादा स्किल रहेगी, उतना ही हम आगे बढ़ सकेंगे। इसी के साथ हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको क्या करना है, नए नॉलेज सिस्टम के साथ सिंथेसाइज करना जरूरी है। इंडिजीनियस जो फिलोसॉफी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जो फॉर्मूलेज हैं, एनवायरमेंटल जो नॉलेज है हमारा सस्टेनेबिलिटी का, तो उसको हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। और जो भी हमारा, आप देखिए जैसे जो पुराने आपके ग्रंथ हैं या फिर जो प्रैक्टिसेस है, जैसे आयुर्वेदा हो, योगा हो, संस्कृत टेक्स्ट हो, वैदिक मैथमेटिक्स हो, इनको बस हमें हेरिटेज की तरह नहीं ट्रीट करना है। इनको जो आपका अभी का नॉलेज सिस्टम है उसके साथ सिंथेसाइज करना जरूरी है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या इसको हम बस हेरिटेज की तरह देख के आपका प्राउड फील करें, या फिर इसको आपका सिंथेसाइज भी करें। तो सिंथेसाइज करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें मैंने ये बताया प्रीलिम्स के लिए इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ANRF एक्ट के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जो किसमें ध्यान देता है, R&D में ध्यान देता है। देन ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच, या फिर स्किल मिसमैच के बारे में, या फिर ओवरऑल एजुकेशन में हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं ताकि हम उसको और प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक बना सके आज के समय के हिसाब से। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैसे एजुकेशन को ठीक करके ह्यूमन रिसोर्स को हम एनहांस कर सकते हैं, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ हम उठा के विकसित भारत बन सकते हैं बाय 2047। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एजुकेशन को लिंक करके, इंडस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, विकसित भारत के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ। ओके, जो चीज है सब सेम ही रहेंगी, क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन के अंदर जो चीजें रहेंगी, आंसर में जो आप चीजें इंक्लूड करेंगे, वो इसमें जो बताई मैंने अभी ओवरऑल, वो आपको इंक्लूड करना जरूरी रहेगा। ओके, ताकि आपका आंसर थोड़ा मल्टी पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल लगे। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो ये मैं सेकंड टाइम कवर कर रहा हूं, इसको पूछा जाने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा नेक्स्ट एग्जाम में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। तो अभी एक कोई भी सभा चलाने के लिए हमें क्या है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरूरत होती है। तो उसी तरह से लोकसभा में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और राज्यसभा में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। इसी के साथ क्या होता है, डेप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी रहता है। तो अभी जो आपका लोकसभा में स्पीकर रहते हैं, या फिर जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, उनको कहा जाता है स्पीकर। और स्पीकर के एब्सेंस में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा डेप्यूटी स्पीकर। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 93। तो आर्टिकल 93 में कहा गया है कि जब आपका नया लोकसभा चुन के आएगा और उसकी मीटिंग होगी, तो एज सुन एज पॉसिबल क्या करना है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का चुनाव होना जरूरी है। लेकिन देखा गया है कि आपके लोकसभा जो 17th था, 17th लोकसभा,
ओके, आपका 2019 से लेके 2024 तक, और 2024 से जो आपका 18th लोकसभा चल रहा है अभी, दोनों ही लोकसभा में आपका डेप्यूटी स्पीकर को नहीं चुना गया है। तो ये क्या करता है, अभी आपका, अभी इसमें ध्यान रखिएगा, एक कन्वेंशन है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो कहां से होंगे, ऑपोजिशन पार्टी से होंगे। तो ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से होंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इंडिया में एक कन्वेंशन की तरह, एक परंपरा की तरह चलते आया है, जो क्या करता है, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में एक बैलेंस रखता है। हमारा देश का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है उसको प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करता है। तो अभी डेप्यूटी स्पीकर को कंटिन्यूअसली 2 लोकसभा में ना चुना जाना, ये एक चिंता का विषय है कि जिसमें क्या कर रही है एग्जीक्यूटिव या फिर रूलिंग पार्टी, अपना मनमना जो आपका स्वभाव है उसको दर्शा रही है। तो इसीलिए अब क्या है, ये क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 93 में, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसमें दोनों के प्रोविजन है, स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर। ओके, और 94 में क्या लिखा है कि डेप्यूटी स्पीकर तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक उनका रिमूवल, रेजिग्नेशन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उनका रिमूवल नहीं हो जाता है। तो अभी हाउस को अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट रहे। तो इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर अंडर आर्टिकल 180 ये कहा गया है कि डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। इसके अलावा भी क्या है, जो डेप्यूटी स्पीकर है, अभी पार्लियामेंट के डिफरेंट कमिटीज होती है, उनमें भी उनका रोल इंश्योर किया जा सकता है, जिससे क्या है एक बैलेंस बना रहता है। ओके, एक आपकी 2 पर्सपेक्टिव मिलती है, एक रूलिंग पार्टी की, एक ऑपोजिशन पार्टी की, सो वो मिस रहेगा इसमें। तो अभी क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार, पूरा चांसेस है। रोल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितना जरूरी है, क्या है, कमेंट बोल के क्वेश्चन आ सकता है। प्लस प्री में क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग आर्टिकल 93। फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आपका जो डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, समझ लीजिए ऐसा कुछ दे दिया आर्टिकल 94 में मेंशन है, तो गलत हो जाएगा। ये एक कन्वेंशन है, परंपरा है, ऐसा कोई रूल नहीं लिखा गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मीजल्स वैक्सीन प्रिवेंटेड 9 करोड़ डेथ वर्ल्ड वाइड। अभी मीजल्स की वजह से क्या होता है, आपके फीवर होता है शरीर में, फिर रेड रैशेस पड़ते हैं बॉडी में, इम्यून सिस्टम जो है उसको अटैक किया जाता है बाय मिजल वायरस। तो अभी इसके लिए क्या है, मिजल वैक्सीन को डेवलप किया गया, और इस वैक्सीन को डिफरेंट आपके जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनके जो बच्चों हैं उनमें इंजेक्ट भी किया गया है, जिसके वजह से क्या है आपके लगभग 9 करोड़ या फिर ऐसे कहे 937 लाख 900 आपके 37 लाख 937 लाख लोगों की जान बची है। तो अभी ध्यान रखिएगा, गर्म का सीजन आ रहा है, तो गर्म के सीजन में क्या होता है, आपके बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरसेस हो, ये ज्यादा ग्रो करने लगती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिड एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। और बेसिकली जो नेशन आपके इक्वेटर में या फिर आपके टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में रहते हैं, उनके उन देशों में डिफरेंट आपके डिजीजेस होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अभी क्या है, कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, जिसके वजह से बीमारी हो सकती है, तो इससे क्या होता है एक नेशन के अंदर या फिर एक रीजन के अंदर हेल्थ का क्राइसिस जनरेट हो सकता है, एक डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। और उससे क्या है, जो देश है उसके पॉपुलेशन के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ सकता है। तो इसीलिए क्या है, नेशंस को या फिर ग्लोबल लेवल में जो अलायंस है उनको वर्क करना है ताकि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो डिजीज है, इसमें अभी हमें सिर्फ मिजल्स के बारे में ही नहीं देखना है, इसके अलावा भी पोलियो का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, रोटा वायरस है, डिफ्थेरिया है, रुबेला है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, ओके, फिर आपका मलेरिया है। तो इन सभी चीजों से, अगेन डेंगू है,
इन सभी डिजीजों से लड़ना जरूरी है। और आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सफर कौन सी देश करती है, अफ्रीका और एशिया की जो देश है, या फिर जो लो इनकम कंट्री है या फिर मिडिल इनकम कंट्री है। तो अभी क्या है आपके ये क्वेश्चन या फिर इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे हम हेल्थ क्राइसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, व्हाई डेवलपिंग वैक्सीन एंड व्हाई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। तो अभी इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए, तो इसमें एक जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो है इंद्रधनुष। तो इन चीजों को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और मेंस में जब ओवरऑल क्वेश्चन बनेगा तो आपको उसमें क्या करना है, ओवरऑल आंसर लिखना जरूरी है कि कैसे लो इनकम कंट्री और मिडिल इनकम कंट्री, स्पेशली अफ्रीका, एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में या फिर साउथ एशिया में, कैसे जो देश है वो सफर कर रहे हैं। और इसके लिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है डिफरेंट, लाइक यूनिसेफ जो चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए इकोनॉमिक, सॉरी नॉट इकोनॉमिक, चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए वर्क करती है। फिर WHO हो गया जो ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करता है। तो इनको कोलाबोरेटिवली काम करना जरूरी है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक। ओके, किसके साथ, जो डिफरेंट नेशन है, ताकि क्या किया जा सके, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अभी डिजीज का आप डिफरेंट डायमेंशन हम देखते हैं ताकि हम मेंस में क्वेश्चन आंसर कर पाए। इसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन है कि हेल्थ अगर ठीक नहीं रहा तो इकोनॉमी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब लोग बीमार रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, उससे इकोनॉमी को लॉस होगा। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि अगर देश $1 स्पेंड करती है तो $58 सेव करती है इन एन इकोनॉमी, या फिर रिटर्न मिलता है। ये किसका डेटा है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन का डेटा है। तो अभी जो गावी है, GAVI, गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, इसके बारे में प्री में क्वेश्चन बन सकता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2000 में हुआ था, और ये कोलैबोरेट करता है WHO, देन वर्ल्ड बैंक, फिर आपका यूनिसेफ। और गावी का जो आपका फंडिंग है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एज वेल एज डिफरेंट प्राइवेट जो फिलैंथ्रोपिस्ट है उनके जरिए आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। फिर लीगल एथिकल डायमेंशन इसका क्या है, जो हमारा राइट टू हेल्थ है ये आपके अंडर आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट है, क्योंकि राइट टू लाइफ को पाने के लिए हमें हेल्थ ठीक रहना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं। तो हेल्थ क्या है, एक पब्लिक गुड है। ओके, तो हेल्थ अगर खराब हुआ वायरसेस की वजह से तो सभी को इम्पैक्ट करेगी, तो इससे क्या है, आपका देश के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और एथिकली देखें तो ये स्टेट का ऑब्लिगेशन भी है, जो देश है उसका ऑब्लिगेशन भी है कि अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करके रखे। तो ये पॉइंट बाकी आप पढ़ने से आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट गवर्नमेंट नोटिफाइज रूल्स एनाबलिंग ग्रेटर जॉइंटनेस कमांड इफिशिएंसी इन आर्म फोर्सेस। तो हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था अगेंस्ट टेरर बेस्ड इन पाकिस्तान, तो उसमें क्या हुआ, जॉइंटली ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। तो कहीं इस पे मेंशन होगा, ये रहा इंटर सर्विस, ये नहीं, जस्ट मिनट, कहीं पे होगा ये, हाँ ये रहा, द ट्रिगर ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, आपके ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन देखा गया। ट्राई सर्विस मतलब क्या, अभी इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो अभी क्या होता है, जब भी किसी नेशन के साथ वार होता है तो उसमें क्या है, अभी ऐसा लगता है कि हमें एक फोर्स ही, अगर लैंड में हुआ तो सिर्फ आपके आर्मी प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वैसा नहीं है। उससे क्या होता है, हमें एज नहीं मिलती है। तो एज मिलने के लिए क्या है, हमें जो दुश्मन देश है उसके खिलाफ यूनाइटेडली जो टीम फोर्स है उनका आपका ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तभी हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। अभी जैसे चाइना का क्या है, ट्राई सर्विस कमांड है, तो उसी तरह से इंडिया में भी आपका क्या करना है, जो ट्राई सर्विस कमांड है या फिर थिएटर कमांड है, कि एक जगह से आपका क्या होगा, जो डायरेक्शन है वो आएगा चीफ ऑफ आर्मी नेवी और IAF को, इंडियन एयरफोर्स को, और उसके बाद क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक किया जाएगा। तब क्या है, देश का जो सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है।
तो इसीलिए क्या करना है, अभी इंडिया का जो ट्राई सर्विस कमांड है उसको या फिर थिएटर कमांड है उसको डेवलप करना जरूरी है। तो इसमें अभी इंडिया इज टू एस्टैब्लिश नॉर्दर्न थिएटर कमांड, लखनऊ में एस्टैब्लिश होगा, चाइना फोकस्ड होगा। ओके, देन वेस्टर्न थिएटर कमांड होगा जयपुर में, पाकिस्तान फोकस्ड होगा। देन मैरीटाइम थिएटर कमांड होगा तिरुवनंतपुरम केरला में, ताकि जो सी बेस्ड थ्रेट है उससे हम मुकाबला कर सके। तो ये जो आपका इसके लिए क्या है, आपका सीडीएस का पोस्ट भी क्रिएट किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, ये एक चीफ रहेगा डिफेंस स्टाफ का। तो जनरल अनिल चौहान एससीडीएस इज एग्जीक्यूटिंग अ विजन कॉन्सेप्चुअलाइज पोस्ट कारगिल रिव्यू कमेटी। तो कारगिल के वार के बाद क्या है, आपका रिव्यू कमेटी बना था, तो उसमें ट्राई सर्विस कमांड के बारे में मेंशन किया गया था। ओके, तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है ट्राई सर्विस कमांड क्या है। ओके, ओवरऑल मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने क्या किया, आपके कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्लाइमेट चेंज के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो देयर इज 70% चांस दैट एवरेज वार्मिंग विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 4 years। तो यूएन वार्न कर रहा है सभी देशों को कि जो टेम्परेचर है ग्लोब का वो 1.5 डिग्री ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, ये 23 और 24 में, और 25 में भी ब्रीच करेगा, ऐसा रिपोर्ट है बाय WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि ये बाद में जाके क्या होगा, 1.5 डिग्री सेटल्ड ही हो जाएगा ये बाय 2030। जो 1.5 डिग्री है ये सेटल्ड हो जाएगा, जबकि हमारा क्या है, टारगेट था कि 1.5 डिग्री से हमें कम करना है। कब टारगेट लिया था, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था 2015 का। लेकिन इसमें क्या है, जो नेशन है, डिफरेंट नेशन, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है, इसको एक नेशन टैकल नहीं कर सकती है। सभी नेशन को अपने अपने स्तर पे, अपने देश के अंदर क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करना होगा। और अरेस्ट करने के लिए क्या है, जरूरी है कि हर देश जो ग्रीन हाउस गैस का निर्गमन है या फिर एमिशन है उसको रोके। उसके लिए क्या है, ग्रीन ट्रांजिशन करना जरूरी है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ 1.5 डिग्री वार्मिंग इफेक्ट। और जब 2 हो जाएगा, ये 30 तक 2 तक पहुंच जाएगा। ओके, तो हीट वेव अभी क्या है, मोर फ्रीक्वेंट है एंड सीवियर है। 2 हो गया तो 30 तक एक्सट्रीम हो जाएंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीट इवेंट्स रहेगा। आर्कटिक का जो आइस है, एंटार्क्टिक का जो आइस है वो खत्म होगा। इससे क्या है, जब आइस खत्म होगी, जो आइस के नीचे दबी हुई मीथेन है, जो एक आपकी क्या है, पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, जो वार्मिंग को और बढ़ाएगा। जो आपका मेराइन इकोसिस्टम है, कोरल रीफ है, वो खत्म होने लगेंगे, 99% डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय 2030 अगर 2 डिग्री तक पहुंच गया तो। बायोडाइवर्सिटी में क्या है, डबल एक्सटिंक्शन का रिस्क रहेगा बाय 2030। कौन से मुकाबले, 2030 के पहले के मुकाबले 6% अभी तक हैम्पर हो रही है। इंसेक्ट्स में देखा जाए 8% प्लांट, 4% वर्टिब्रेट स्पीशीज लॉस रिस्क, ये डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। और जो सी लेवल है वो राइज करेगा, और जो आपकी सी में या फिर डिफरेंट ओशन रीजन में जो नेशन है वो आपकी थ्रेट में आ जाएंगी। तो इसीलिए क्या करना है, हर नेशन को अपने लेवल पे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उसमें जो कमिटमेंट है उसको समय रहते ही फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि अभी हम ही ऐसा जनरेशन है जो इसको अरेस्ट कर सकते हैं। अभी अरेस्ट नहीं कर किया गया तो जो डैमेज है उसको कभी रिकवर नहीं किया जा सकेगा। ओके, बाकी नेशनल लेवल पे जो आपकी इनिशिएटिव्स ली गई है, ईवी के पॉलिसी को लेके, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेके, फिर आपका जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसको लेके, ग्लोबल लेवल पे देखे तो जो एसडीजी गोल है उसको लेके, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। मैं सभी चीजें बारीकी से नहीं बता रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। तो अभी जो एक्शन है, पहले हमें ग्लोबल लेवल पे देखना है, देन नेशन लेवल पे देखना है। नेक्स्ट है एससी ऑर्डर्स प्रूव इनटू आसाम फेक एनकाउंटर। तो
हाल ही में आपके लास्ट अगर देखें 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। तो इसमें अभी जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें फेक एनकाउंटर भी देखे गए हैं। तो इसके ऊपर क्या है, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने वार्न किया था स्टेट गवर्नमेंट को। अभी एससीबी क्या कर रही है, ऑर्डर निकाल रही है कि जो फेक एनकाउंटर है उसके ऊपर आपका केस चलेगा। तो अभी जो फेक एनकाउंटर है, ध्यान रखिएगा, कोई एक आपका प्राइमा फेसी कोई एक पर्सन क्रिमिनल है, पहली नजर में वो क्रिमिनल है, नो डाउट, पूरा सबूत भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो स्टेट एजेंसी है लाइक पुलिस, वो जो क्रिमिनल है उसको आपका एलिमिनेट करे। एलिमिनेट करने का या फिर सजा देने का जो काम है वो है कोर्ट का। नहीं तो क्या है, आपके फेक एनकाउंटर जो है, ये समझ लीजिए कोई आपके मतलब एनकाउंटर फेक नहीं, जो एनकाउंटर है वो किसी क्रिमिनल को ही मारा गया है, जिसको कोर्ट बाद में सजा देती या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देती या फिर फांसी देती, उसी को मारा है, समझ ली। तो सही कैसे नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो सजा है तय करने के लिए एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है, कोर्ट है। अगर एग्जीक्यूटिव जस्टिस प्रोवाइड करने लगी तो उससे क्या होगा, इनजस्टिस बढ़ेगा। क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है या फिर जो पुलिस एजेंसी है वो क्या कर सकती है, इन फ्यूचर किसी भी राइवल को हटा सकती है फेक केसेस डाल के। तो इसीलिए क्या किया गया है, जुडिशरी बनाया गया है, सेपरेट ऑर्गन। तो वही मुद्दा इसमें डिस्कस किया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप मेंस में हो या फिर आप इंटरव्यू में हो, एनकाउंटर को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अनटिल इट इज रिक्वायर्ड, कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि एकदम जान पे आ बनी है, तभी एनकाउंटर कर सकते हैं। अदरवाइज एनकाउंटर क्या है, आपका वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। ओके, तो इसीलिए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है। पीयूसीएल का कुछ गाइडलाइन भी है कि आपका जब ऐसे एनकाउंटर होते हैं, कोई भी फेक हो सही हो जो भी हो, तो उसमें एफआईआर करना जरूरी है, मैजिस्ट्रियल लेवल में इंक्वायरी होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट प्रूव होना चाहिए विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। फिर इंस्टीट्यूशनल बायस भी देखा जाता है, जो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं असम में, जैसे असम ह्यूमन राइट कमीशन है, तो इसमें बायसनेस का भी एलिगेशन इसमें लगाया गया है। फिर जो प्रोसीजर है उसका भी इरेगुलरिटी देखा जाता है। तो ये सभी चीजों में सुधार लानी जरूरी है। क्रिमिनल को नैप करना जरूरी है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाना जरूरी है, फाइल करना जरूरी है इन कोर्ट। कोर्ट क्यों छोड़ेगी अगर कोई क्रिमिनल है? पुलिस का काम क्या है, क्रिमिनल को नैप करना, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, उसके बाद उसकी कस्टडी लेना, कस्टडी लेने के बाद उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और स्ट्रॉन्ग सा चार्जशीट बनाना, सही चार्जशीट, जिसके बिना पे कोर्ट उसको पनिश कर सके लॉ के हिसाब से, एज पर लॉ। ध्यान रखिएगा, आप एनकाउंटर को सपोर्ट नहीं कर सकते, कल आपका भी एनकाउंटर हो सकता है। ओके, फेक एनकाउंटर। तो इसीलिए क्या है, हम एनकाउंटर को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एनकाउंटर से ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सभी चीजें वायलेट होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है री इमेजिंग द अर्बन फ्यूचर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो जो ग्लोबल साउथ है, ओके, तो आप इक्वेटर से नीचे के जो देश देखते हैं उनको ग्लोबल साउथ में देखा जाता है। मतलब जो आपके एक समय पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कही जाती थी, उन्हीं को अभी नया टर्म यूज किया जाता है, ग्लोबल साउथ, जिनका जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो या तो परसुइंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। ओके, या फिर डिफरेंट पैरामीटर्स में, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर डेवलपिंग स्टेज में है। तो ऐसे जो आपके ग्लोबल साउथ के नेशन है, उनका जो अर्बनाइजेशन है उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है आज के समय पे अगर देखें तो स्पोराडिक डेवलपमेंट है। ओके, आप देखें तो हैपहैजर्ड डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से आप क्या है, अर्बन फ्लडिंग हो या फिर अर्बन लेवल पे पोल्यूशन ज्यादा हो, या फिर आपका वेस्ट जो जनरेशन है वो ज्यादा हो, गंदगी ज्यादा हो, फिर ये सभी चीजें, ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। या फिर ट्रैफिक कंजेशन हो, तो तमाम तरह के प्रॉब्लम देखे जाते हैं ग्लोबल साउथ की जो सिटीज है। तो इंडिया में ही आप दिल्ली को ले लीजिए, बेंगलुरु, दिल्ली अभी क्या है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड जगह है। ओके, देन आप बेंगलुरु को ले लीजिए, बहुत ज्यादा कंजेशन है, थोड़ा सा बारिश आते ही बाढ़ आ जाती है।
डिजास्टर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। इससे क्या है, फिर आपकी जो डिफरेंट तरह की फ्लड के बाद बीमारियां चालू हो जाती है। तो इससे क्या है, जो सिटी है ग्लोबल साउथ की या फिर अर्बन स्पेस है, वो काफी अनसस्टेनेबल रही है। तो उन सभी को क्या करना है, डेवलप करना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्लम एरिया भी डेवलप होते हैं। तो अभी स्लम एरिया में क्या है, जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है, वाटर हो, सैनिटेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये सभी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी हो, बहुत कम देखी जाती है। इससे क्या होता है, आपका इनइक्वालिटी बढ़ता है, डिग्निटी कंप्रोमाइज होता है, इनजस्टिस होता है। तो इन सभी चीजों को टैकल करना जरूरी है। तो अभी अगर आप यूरोप के जो सिटीज है उनको देखें, या फिर आप अमेरिका के जो सिटीज है उनको देखें, तो वो काफी क्या है, डेवलप्ड है। तो उस लेवल पे हमें डेवलप होना जरूरी रहेगा। ग्लोबल साउथ के जो नेशन है उनको आपका अर्बन जो प्लानिंग है उसको अच्छी तरीके से करना होगा, ताकि क्या किया जा सके, जो अर्बन स्पेस है उसमें किसी तरह का डिजास्टर ना हो, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, कनेक्टिविटी अच्छा हो, डिजीज सर्विलियंस अच्छा हो। इन सभी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बन इमिशन जो है वो कम हो। ओके, ये सभी चीजें मेंशन कर सकते हैं। वेस्ट, वाटर, एनर्जी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल अगेन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और एज वेल एज मेंस में। तो इंडिया अभी क्या करने वाला है, इंडिया फर्स्ट AISEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक स्पेशल टेरिटोरी होती है देश के अंदर ही, जिसमें आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं होता है, रेगुलेशन बहुत कम होती है, टैक्स ब्रेक रहता है, और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है टू दी एंटरप्रेन्योर्स, टू दी इन्वेस्टर्स। तो जैसे एशिया का सबसे पहला जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इंडिया में ही बना था, जो कांडला है गुजरात का, वहाँ। लेकिन अभी अगर देखें तो हम बाकी जैसे चाइना जैसे देश, या फिर सिंगापुर जैसे देश हो, या साउथ कोरिया जैसे देश, इनके कंपैरिजन में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप करना जरूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर फॉरेन अर्निंग। तो इसमें अभी जरूरी क्या है, कि एआई के लिए भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला गया है। तो एआई के लिए ही स्पेशली क्यों, क्योंकि एआई के ऊपर डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, आपको एक एरिया प्रोवाइड करना जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना जरूरी है, ताकि जो डिफरेंट टेक जायंट्स है, लाइक गूगल हो, फिर मेटा हो, ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये सभी क्या कर सके, सहूलियत के साथ अपना जो इंडस्ट्री है उसको सेटअप कर सके, एआई का इंडस्ट्री को, ताकि देश के अंदर क्या हो, कैपिटल का इनफ्लो भी हो, और आपका टेक्नोलॉजी का इनफ्लो भी हो, स्किल का इनफ्लो भी हो, जिससे देश को सहूलियत मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में ओवरऑल एआई के ऊपर पूछा जा सकता है, जो भी डेवलपमेंट है। तो इंडिया फर्स्ट AISEZ टू कम अप इन छत्तीसगढ़ फॉर 1000 करोड़ रुपीस। ओके, तो इसमें बाकी लोकेशन, कौन डेवलपर रहेंगे, इसके इन्वेस्टमेंट कितना होना है, साइज कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने रहेंगे, ओके, टेनेंट्स क्या है, कौन कौन आएंगे इसमें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन एआई, फोकस क्या रहेगा, एआई रिसर्च डेवलपमेंट, डेप्लॉयमेंट, डेटा होस्टिंग, ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ।